हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार। जो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो निष्कर्ष रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। मीन्स कि जब हमने अपने देश के अंदर टेक्नोलॉजी में सुधार किए, HYV सीड्स को उपयोग करा, तो उसके चलते हमारा देश कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर देश बना। अब हमारी सरकार के पास बहुत हद तक मात्रा में, काफ़ी हद तक मात्रा में चावल गेहूँ का भंडार हुआ करता था। बेसिकली हमारा देश आत्मनिर्भर देश बना। इसकी GDP में ग्रोथमेंट देखने को मिली। इसके साथ ही छोटे पैमाने के जो उद्योग थे उन्होंने काफ़ी सारे रोजगार के अवसरों को क्रिएट करा। इसके साथ ही बच्चों बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना की गई। बट अब भी यह अनुमति नहीं थी कि कोई भी वस्तु सेवा आकर के या इंडस्ट्रियल सेक्टर आकर के देश विदेशों से हमारे देश के सेवा वस्तु और इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंपटीशन दे सके। सरकार ने ये अलाउ नहीं कर रखा था कि बाहर से कोई भी देश विदेश आकर के अपनी कंपनी को लगा नहीं सकता था और न ही यह इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो कहीं ना कहीं बच्चों में इसके काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिले थे। सो आज हम इन सब चीज़ों का ही निचोड़ इसमें स्टडी करेंगे निष्कर्ष में। सो बच्चों बेसिकली इसने बोला है, अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत ही हमारे डेवलप की जो रणनीति के स्टेप अपनाए गए थे, तो उसके अंतर्गत हमें देखने को मिला कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिरता के गतिरोध को तोड़ने में सफल रही। मीन्स किसने बोला है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था बहुत गतिहीन अर्थव्यवस्था थी, बहुत पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी, जिसमें कोई भी गति देखने को नहीं मिलती थी, रोजगार के अवसर बहुत कम थे, GDP में इसकी ग्रोथमेंट भी काफ़ी कम थी, यहाँ छोटे पैमानों के उद्योग रोजगार के अवसर को सर्जित नहीं कर पाते थे। सो बच्चों बेसिकली वो दुष्चक्र टूट गया। अब हमारी इंडिया इकोनॉमी जो थी वो फाइनली गतिहीन नहीं रही। अब उसके अंदर हमें गतिहीन देखने को मिली, उसके अंदर गति देखने को मिली हमें। सो कहीं ना कहीं ये विकास के चरम पर था। इसके अलावा बच्चों हमारा भारतीय खाद्यान्न जो था उसके प्रोडक्शन में हमारे पास इतना स्टॉक हुआ करता था कि हमारा देश आत्मनिर्भर देश बन गया। इसके अलावा यहाँ पर भूमि सुधार किए गए, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया जो अधिक उपज देने वाले बीज हुआ करते थे। भारतीय कृषकों को स्थिर, मीन्स कि कहीं जहाँ भारतीय कृषि बहुत पिछड़ी हुई कहलाती थी, बहुत गतिहीन कहलाती थी, जिसमें कोई भी वृद्धि नहीं होती थी, सो वो फाइनली जो भारतीय कृषि थी एक जीवांत क्षेत्र में बदल गई। अब हमारी अर्थव्यवस्था भी, भारतीय कृषक अर्थव्यवस्था भी जीवांत में वाइब्रेंट अर्थव्यवस्था, एक जीती जागती अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के अंदर बदल गई। इसके अलावा बच्चों हमें अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफ़ी विविधीकरण हुआ। मीन्स कि हमें यहाँ बहुत सारे डेफिशिएंट देखने को मिले, यहाँ छोटे पैमाने के उद्योग देखने को मिले, यहाँ बड़े बड़े पैमाने के उद्योग भी हमें देखने को मिले। सो बच्चों इन सब के चलते जो हमारा आधारिक संरचनात्मक विकास था, मीन्स कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, सड़क था, रेलवे थे, पुल थी, मेट्रो थी, सो कहीं ना कहीं इनका भी हमें विकास देखने को मिला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, यहाँ पर फैक्ट्री की स्थापना हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ छोटे पैमाने के उद्योग किए जा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं बच्चों जहाँ GDP में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान हुआ करता था वो बढ़ गया, उसका हमें काफ़ी हद तक वास्तविकता में बदलाव देखने को मिला कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अपना GDP में योगदान दे रहे हैं। सो बच्चों अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि की बात करें, जब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें वृद्धि देखने को मिली, सो वही हमें देखने को मिला कि कृषि क्षेत्र में जो GDP का योगदान है वो कम है। सो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ, तो कहीं ना कहीं जो कृषि क्षेत्र की जनसंख्या थी वो औद्योगिक क्षेत्र की तरफ मुड़ गई। सो बच्चों लेकिन अभी भी कृषि क्षेत्र में लगभग 65% जनसंख्या ऐसी थी जो कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। माना कृषि क्षेत्र का GDP में योगदान कम हुआ था, लेकिन अब भी जहाँ इस पर 75% जनसंख्या काम करती थी वो घट करके 65% हो गई। अब लोग जो हैं वो औद्योगिक क्षेत्र की तरफ मुड़ने लगे। उन्होंने पाया कि अब हम औद्योगिक क्षेत्र में काम करें, कृषि क्षेत्र से हट जाए। बट कहीं ना कहीं हमें अभी भी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में देखने को मिली, जो कि ज़्यादा थी। सो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के अगर हम ग्रोथमेंट की बात करें तो कृषि क्षेत्र की श्रम शक्ति को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मिस किसने बोला है, अगर हम कृषि जनसंख्या को औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ कृषि क्षेत्र में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, वो सब जनसंख्या सीधा इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्थापित नहीं हो सकती थी, क्योंकि कृषि क्षेत्र में बहुत मजदूर लगा हुआ था, लगभग 75%।
जो कि घट करके 65 हुआ था जब औद्योगिकरण में हमें वृद्धि देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं बहुत जनसंख्या इस पर लगी हुई थी। सो इसका ट्रांसफ़र बेसिकली इतनी सारी जनसंख्या का ट्रांसफ़र औद्योगिक क्षेत्र में करना भी असंभव था। सो बच्चों, अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो यहाँ हमें उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली, तेज़ी देखने को मिली, ग्रोथमेंट देखने को मिली। कृषि क्षेत्र में अधिशेष श्रम का ढेर बच गया। मीन्स किसने बोला है? हाँ, कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर स्थापित हुआ, बट अभी भी काफ़ी श्रम शक्ति का ढेर जो था, जो बहुत मजदूर, बहुत तादाद की मजदूर में कृषि क्षेत्र में लगे हुए थे, वो बचे। केवल 15% ही मजदूरों का औद्योगिक क्षेत्र की ओर ट्रांसफ़र हुआ था। तो कहीं ना कहीं श्रम शक्ति का ढेर अभी भी बच्चों काफ़ी मात्रा में बचा था। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं था कि हम सारी की सारी जो कृषि क्षेत्र में श्रमिक मजदूर लगे हुए हैं उन सब मजदूरों को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दें। सो बच्चों, अब ऐसा भी असंभव था। सो ये इस चीज़ को, श्रम शक्ति को समाहित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मीन्स कि अभी बहुत मात्रा में जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी और ऐसा नहीं था कि हम बचे हुए श्रमिकों को भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दें, वो पर्याप्त नहीं था। सो बच्चों, इसके अलावा हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो यहाँ फील किया गया है कि जो शहरी क्षेत्र में शिक्षित हुआ है, मीन्स की जो एजुकेटेड युवा पीढ़ी, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जो एजुकेटेड यंग्स पीपल हैं, जो युवा पीपल हैं, जो जवान लोग हैं, सो कहीं ना कहीं उनमें हमें बच्चों बेरोज़गारी की समस्या देखने को मिली कि वो पढ़े लिखे तो हैं बट उनके पास बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, यहाँ रोज़गार के अवसर नहीं है। सो कहीं ना कहीं यहाँ बेरोज़गार की समस्या भी उत्पन्न हुई। सो बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस कमी को भी मान्यता दी गई कि पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार क्यों हैं। सो किस तरीके से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार क्यों हैं, तो इनके लिए हम रोज़गार के अवसर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस बात को पंचवर्षीय योजना में बहुत प्राथमिक मान्यता दी गई। सो बच्चों, कहीं ना कहीं जब सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को लागू किया था, तो कोई भी देश विदेश का यहाँ करके हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्थापित नहीं कर सकता था। यहाँ पर कंट्रोलमेंट सिर्फ सरकार का होता था, सिर्फ सरकार की इंडस्ट्रियल यहाँ पर स्थापित थी। तो कोई भी देश विदेश से आकर के सरकार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंपटीशन नहीं दे सकता था। तो एकमात्र यहाँ पर देखा जाए तो गैर प्रतिस्पर्धा थी, यहाँ पे कोई कंपटीशन था ही नहीं, जो था सिर्फ सरकार का था। कोई भी देश विदेश से आकर के यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को, यहाँ तक कि कोई निवेश भी नहीं कर सकता था। सो जिसके चलते बच्चों, यहाँ हमें अपने विदेशी विनिमय भंडार में कमी देखने को मिली। जो हमारे कोष बचा हुआ करते थे, पैसों का जो भंडार था, उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, निवेश करने को मना था, कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं कर सकता था, कोई छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित नहीं कर सकता था। तो जिसके चलते हमारे देश में पैसा आए, ऐसा नहीं हो पा रहा था। सो बेसिकली सरकार के बच्चों विदेशी विनिमय भंडार के मुद्रा में कमी आई, जिसके लिए सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ा और लोन लेने के लिए सरकार को अपना सोना गिरवी भी रखवाना पड़ा। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने नई आर्थिक नीति की स्थापना की, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की, जिसे हम NEP भी कहते हैं, जिसे हम चैप्टर नंबर 4 में कवर अप करेंगे कि किस तरीके से सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को तोड़ दिया कि अब बाहर देश विदेशों से आकर के कोई भी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या अपने फैक्ट्री को स्थापित कर सकते हैं, बड़े पैमाने उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, छोटे पैमाने के उद्योग की भी स्थापना कर सकते हैं। सो बच्चों, बेसिकली ये था नई इकोनॉमी पॉलिसी, जिसके अंदर सरकार ने आयात प्रतिस्थापन को तोड़ दिया था। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में निष्कर्ष, कंक्लूजन बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। सो बच्चों, इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमी पॉलिसी NEP। सो बच्चों, जब तक के लिए गुड बाय।